नमस्कार। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम मानहानि के डिफेंस यानी मानहानि के वाद में प्रतिवाद क्या होते हैं उसे हम देख रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा मानहानि के डिफेंस में 4 पॉइंट्स हैं: औचित्य अथवा सत्य, उचित एवं सद्भावनापूर्ण समालोचना, बोनाफाइड कमेंट, थर्ड है विशेषाधिकार और फोर्थ क्षमा याचना। तो हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पॉइंट औचित्य को देखा, सेकंड समालोचना को देखा और थर्ड विशेषाधिकार वाले पॉइंट में हमने आत्यंतिक विशेषाधिकार जिसमें संसदीय कार्रवाइयां, न्यायिक कार्रवाइयां, थल सेना और नौसेना की कार्रवाइयां और राजकीय कार्रवाइयों को देखा। इसके साथ ही मैं एक दो पॉइंट आपको और बताना चाहती हूँ जो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आते हैं, जैसे कि कोई रिपोर्ट है, रिपोर्ट जैसे कि संसदीय कार्रवाइयों की शासकीय रिपोर्ट, न्याय कार्रवाइयों की समाचार रिपोर्ट आदि, और पति पत्नी द्वारा जो एक दूसरे को कहे गए कथन है वे भी एब्सोल्यूट विशेषाधिकार में ही आते हैं। अब आज हम देखते हैं कि विशेषाधिकार के पॉइंट में सीमित विशेषाधिकार यानी क्वालिफाइड प्रिविलेज, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ अवस्थाओं में यदि प्रतिवादी कोई कथन करता है तो जब तक वादी उसे स्पष्ट रूप से विद्वेषपूर्ण साबित नहीं कर देता तब तक वह कथन असत्य होने पर मान्य रहता है। ऐसे कथन को सीमित विशेषाधिकार में माना जाता है। जब प्रतिवादी अपने कथन को सावधानी पूर्वक ईमानदारी से करता है तभी सीमित विशेषाधिकार का अस्तित्व होता है। यदि कथन विद्वेष से प्रेरित होकर किया गया हो तो सीमित विशेषाधिकार का प्रतिवाद उपलब्ध नहीं होता। सीमित विशेषाधिकार का प्रतिवाद तभी प्राप्त हो सकता है जबकि यह साबित हो जाए कि प्रतिवादी ने कथन विद्वेष से प्रेरित होकर किया था। इसके पॉइंट्स में है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स जो सीमित विशेषाधिकार में माने जाएंगे वे हैं कर्तव्य पालन में कथन, फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि कानूनी कर्तव्य कानूनी या फिर नैतिक या सामाजिक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पुलिस द्वारा अपराध की जांच, गृहस्थ द्वारा अपनी सेवक की बेईमानी के लिए अतिथि को सावधान करना, पिता द्वारा अपनी पुत्री को उसके भावी पति के संबंध में बताना, किसी नए मालिक द्वारा सेवक के संबंध में पुराने मालिक से जानकारी प्राप्त करना आदि कर्तव्य पालन में कथन कहे जाते हैं। तो प्रतिवादी का विद्वेष सिद्ध करने का भार वादी पर होता है। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, सीमित विशेषाधिकार में के संबंध में कथन। किसी कानूनी हित की रक्षा के लिए कोई कथन करता है जिसमें आत्मरक्षा के लिए कथन, संपत्ति रक्षा के लिए कथन, सार्वजनिक कष्ट को दूर करने के लिए किसी ऑफिसर के समक्ष कथन, जैसे राज्य कर्मचारी के संबंध में जनता के स्वामी द्वारा अपने सेवक को अवांछनीय व्यक्तियों का साथ करने से रोका जाना, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कोई कथन करना, ये सब कानूनी हित के संरक्षण में कथन आते हैं। अब हम देखते हैं कि उचित एवं सही रिपोर्ट ये भी सीमित विशेषाधिकार में आती है, जैसे कि न्यायिक कार्रवाइयों की रिपोर्ट है या फिर संसदीय कार्रवाइयों की रिपोर्ट या फिर अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों की रिपोर्ट। अर्ध न्यायिक यानी कि स्थानीय या अन्य संस्थाओं की सभाओं में किए गए भाषण, ये सब विशेषाधिकार से संरक्षित होते हैं। एक और बताऊंगी इसमें, जब संसूचना जनता के हित में की गई हो तो ये भी विशेषाधिकार होता है। तो इस प्रकार के कथन जनसाधारण के हित में होने चाहिए जो काम किया गया है वह। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक आपत्तियों को दूर करने के लिए कोई संसूचना देता है तो वह विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, जैसे गृह सचिव के पास किसी मजिस्ट्रेट की शिकायत भेजना अथवा पोस्ट मास्टर जनरल के पास किसी पोस्ट मास्टर की शिकायत करना अथवा किसी ऑफिसर के गलत कार्यों के विरुद्ध मंत्री के पास शिकायत भेजना, इस प्रकार के विशेषाधिकार में आते हैं। अब हम देखते हैं कि आत्यंतिक और सीमित विशेषाधिकार में क्या डिफरेंस है।
आत्यंतिक यानी कि एब्सोल्यूट विशेषाधिकार में तो दायित्व पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है दायित्व से, जबकि सीमित विशेषाधिकार में दायित्व से छूट किसी किन्हीं शर्तों के आधार पर मिलती है। आत्यंतिक विशेषाधिकार में विद्वेष से प्रभावित नहीं होता है, जबकि सीमित विशेषाधिकार में वादी यह साबित कर सकता है कि प्रतिवादी विद्वेष से प्रेरित था। आत्यंतिक विशेषाधिकार के मामले में ओकेजन यानी अवसर सिर्फ वह ओकेजन बता देता है और कि विशेषाधिकार पूर्ण कहा जाता है, तो सिर्फ अवसर बता देना ही पर्याप्त होता है। जबकि सीमित विशेषाधिकार में जब तक प्रतिवादी यह न दिखा दे कि अवसर का उपयोग किस प्रकार किया गया था, तब तक वह विशेषाधिकार साबित नहीं कर पाता है। अब एक पॉइंट खंडन के आधार पर हम इनमें अंतर देखते हैं कि आत्यंतिक विशेषाधिकार में प्रत्युत्तर अबाधित होता है और वादी द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता, जबकि सीमित विशेषाधिकार में प्रत्युत्तर अबाधित नहीं होता और वादी द्वारा उसका खंडन किया जा सकता है। अब डिफेंस का फोर्थ पॉइंट है क्षमा याचना। क्षमा याचना प्रायकर समाचार पत्रों में लिखा जाता है और अगर प्रतिवादी को यह साबित करना चाहिए कि उसके कार्य में असावधानी या विद्वेष भाव नहीं था तथा अक्सर और जो जैसे ही उन्हें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलते ही क्षमा याचना प्रकाशित कर देते हैं, तो यह क्षमा याचना भी अच्छा डिफेंस है। अब मैं एक दो पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि मृत व्यक्ति की क्या मानहानि हो सकती है। तो अपकृत्य विधि में मानहानि को हालांकि जीवित व्यक्ति के संबंध में माना गया, लेकिन मृत व्यक्तियों के संबंध में भी कई बार मानहानि को मंजूरी दी जाती है। इसका कारण यह है कि जो अपनी आईपीसी है, आईपीसी के सेक्शन 499 वह कहता है कि किसी मृत व्यक्ति पर कोई लाछन लगाना मानहानि है यदि वह लाछन उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा को, यदि वह जीवित होता, आघात पहुंचाने या उसके परिवार के अन्य संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया था। तो इस तरह से मृत व्यक्ति अगर जीवित अवस्था में होता और उस अवस्था में अगर मानहानि होती तो वह निश्चित रूप से मानहानि कही जाती है, क्योंकि इससे मृत व्यक्तियों के संबंधियों की भावनाओं को आघात पहुंचता है। एक पॉइंट और हम देखते हैं कि क्या कॉर्पोरेशन मानहानि का दावा कर सकता है। तो जब किसी कॉर्पोरेशन के विरुद्ध मानहानि का लेख प्रकाशित किया जाता है तो उससे कॉर्पोरेशन का नहीं बल्कि उसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों का अपमान होता है। इसलिए कानून के अनुसार कॉर्पोरेशन मानहानि के लिए दावा नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है कि कॉर्पोरेशन मानहानि के लिए दावा दो शर्तों पर कर सकता है, अगर दो कंडीशन होती हैं कि मानहानिकारक कथन ऐसा है कि यदि किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता तो मानहानिकारक होता, और सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि कथन ऐसा हो जिससे कि कॉर्पोरेशन की संपत्ति अथवा कार्य व्यापार अथवा दोनों को हानि हो। अब है कि क्या कॉर्पोरेशन के विरुद्ध अपकृत्य का वाद लाया जा सकता है। तो कॉर्पोरेशन के विरुद्ध अपकृत्य का वाद लाया जा सकता है, यस, क्योंकि इसके कार्य इसके एजेंट और कर्मचारियों के द्वारा चलाए जाते हैं और कॉर्पोरेशन अपने कार्यों के लिए प्रतिनिधि दायित्व होता है। एक मैं छोटा सा पॉइंट और आपको बताना चाहूंगी, हैसियत को प्रभावित करने वाले अपकृत्य वह भी मानहानि के पॉइंट में आते हैं। ये कौन कौन से अपकृत्य होते हैं, जैसे संघ या क्लब की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता है तो वह हैसियत को प्रभावित करने वाला मानहानि से संबंधित अपकृत्य है, या फिर किसी जाति से निष्कासित कर दिया जाता है, या पूर्ण स्वामित्व, सम्मान एवं पद का अधिकार, ये सभी हैसियत को प्रभावित करने वाले हैं, अथवा पूजा या पवित्र स्थान से निष्कासन संबंधी जो अधिकार है वे भी मानहानि के संबंध में है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका मानहानि का टॉपिक बहुत सारे वीडियोस बने हैं इसके, और उसमें एंड हुआ है क्योंकि मानहानि का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हर एक आपके एलएलबी के पेपर में मानहानि के संबंध में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।